दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीतिक चिंतक एवं विचारक के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण के जीवन परिचय तथा राजनीतिक विचारों के बारे में। इसमें हम जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की प्रमुख रचनाएं, उनके सर्वोदय, लोकतंत्र तथा संपूर्ण क्रांति संबंधी विचारों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय राजनीतिक विचारक जयप्रकाश नारायण के जीवन परिचय तथा राजनीतिक विचारों के बारे में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जयप्रकाश नारायण का जन्म तत्कालीन बिहार के सिताब दियरा गांव, जो कि वर्तमान में बलिया उत्तर प्रदेश का भाग है, यहाँ पर हुआ था। और इनका जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना में हुई थी। 1921 में वे गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और 1922 में उनका विवाह प्रभा देवी के साथ हुआ था। 1922 में वे अध्ययन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे और उन्होंने वहां 8 वर्ष तक अध्ययन किया था। आप जान लीजिए कि 1934 में उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव और अन्य पार्टियों के सहयोग से कांग्रेस के अंदर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। आप जान लीजिए कि 1934 में जयप्रकाश नारायण ने कई अन्य साथियों के सहयोग से कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे हजारीबाग जेल से भाग निकले और भूमिगत रहते हुए लगभग 10 महीनों तक उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन को संगठित और संचालित करने का कार्य किया था। तो ये तो था जयप्रकाश नारायण का जीवन परिचय। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़कर भारतीय समाजवादी पार्टी बनाई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि जयप्रकाश नारायण ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दिया और भारतीय समाजवादी पार्टी बनाई, जिसने बाद में प्रजा समाजवादी पार्टी का रूप ले लिया था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जयप्रकाश नारायण राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। उन्होंने वर्ष 1975 में आपातकाल यानी इमरजेंसी की उद्घोषणा के विरोध में व्यापक आंदोलन किया था। 1965 में जयप्रकाश नारायण को लोक सेवा के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1999 में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, भारत के समाजवादी चिंतकों में जयप्रकाश नारायण का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वो प्रमुख समाजवादी विचारक थे। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था और गांधी जी के अनुयायी होते हुए भी वे मार्क्स के विचारों से अनुप्राणित रहे। उन पर एम.एन. राय, जो कि भारत में उग्र मानवतावादी कहे जाते हैं, उनके विचारों का भी पूरा प्रभाव पड़ा था। वे रूस की साम्यवादी सरकार के समर्थक नहीं थे। वे प्रजा समाजवादी दल के कर्णधार थे। बाद में वे सर्वोदय आंदोलन में लग गए और जयप्रकाश नारायण को लोग प्यार से लोकनायक कहते थे। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण का नाम उपनाम लोकनायक है और उन्होंने इमरजेंसी के विरोध में जो है संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रिवॉल्यूशन लाने का कार्य किया था। जयप्रकाश नारायण की प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो जयप्रकाश नारायण महत्वपूर्ण समाजवादी चिंतक और विचारक थे। उनकी रचनाएं समाजवाद से ओतप्रोत हैं। इनकी प्रमुख रचना है समाजवाद, सर्वोदय और लोकतंत्र, भारतीय राज व्यवस्था की पुनः संरचना एक सुझाव, संपूर्ण क्रांति। देखिए, संपूर्ण क्रांति के नाम से जयप्रकाश नारायण की एक रचना भी है। इसके अलावा फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, स्वराज फॉर द पीपुल, नेशन बिल्डिंग इन इंडिया और प्रिजन डायरी, जो उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी, ये जयप्रकाश नारायण की प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे पहले हम जयप्रकाश नारायण के समाजवाद संबंधी विचार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमने पहले ही बताया कि जयप्रकाश नारायण भारत में समाजवाद के प्रमुख प्रवक्ता और चिंतक हैं। उन्हें गांधीवादी चिंतन का भी प्रमुख दार्शनिक माना जाता है और सर्वोदय के विचारकों में उनका नाम विनोबा भावे के साथ बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके जो
समाजवाद संबंधी विचार हैं उनको जानना जरूरी है। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने अपनी पुस्तक व्हाई सोशलिज्म में समाजवाद के विषय में बताते हुए कहा कि ये सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण का संपूर्ण सिद्धांत है जिसका उद्देश्य समाज का समन्वित विकास है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद के माध्यम से अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का निदान ढूंढा है। उनके अनुसार समाजवादी राज्य को मूलभूत मूल्य जो हैं उनकी स्थापना करनी चाहिए और नैतिकता विहीन जीवन को अस्वीकार करना चाहिए। समाजवाद की सफलता के लिए जयप्रकाश ने लोकतांत्रिक राज्य की अनिवार्यता पर बल दिया है। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समस्याओं का हल निकालना था, इसीलिए वे समाजवाद की ओर आकर्षित हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जयप्रकाश लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे, क्योंकि उनका मानना था कि न्यायपूर्ण व्यवस्था या समतापूर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए बल का प्रयोग का तरीका अपनाना बिल्कुल उचित नहीं है। इसी कारण वे कार्ल मार्क्स और लेनिन के समाजवाद से दूर हो गए और लोकतांत्रिक समाजवाद का उन्होंने समर्थन किया था। उनके समाजवादी चिंतन में नैतिकता का अंश अधिक है, इसी कारण वे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल देते हैं और ये विचार कहीं न कहीं गांधी जी से प्रेरित है। इसके साथ समाजवाद की सफलता के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को सीमित करने का भी समर्थन इन्होंने किया है। दोस्तों, जयप्रकाश समाजवाद को सफल बनाने में मुख्य भूमिका बुद्धिजीवी वर्ग के बजाय शोषित और दमित श्रमिक वर्ग को मानते हैं। तो याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण महत्वपूर्ण समाजवादी विचारक थे। इस कारण इन्होंने इस बात को ये स्पष्ट किया कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो असमानता व्याप्त है, इसका कारण ये है कि कुछ लोग उत्पादन के साधनों पर बहुत अधिक नियंत्रण और कुछ लोगों का नियंत्रण है, जबकि बहुत ऐसे संख्या में लोग हैं जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण नहीं है, उत्पादन पर नियंत्रण नहीं है, वो उससे वंचित हैं। इसीलिए जेपी का आग्रह था कि समाज ऐसी व्यवस्था करे जिससे मनुष्य की शक्ति और क्षमताओं को निष्फल करने वाली जो आर्थिक बाधाएं हैं वो दूर की जा सके। इसके लिए उन्होंने जो तरीका बताया है वो ये था कि उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण किया जाए। केवल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और वेतन की समानता से समाजवाद नहीं लाया जा सकता, जेपी का ऐसा मानना था। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण ने नौकरशाही का शासन स्थापित किया है और समाजवादी अर्थव्यवस्था की संरचना विकेंद्रित होनी चाहिए। इसके लिए गृह उद्योग, कुटीर उद्योग और छोटे उद्योगों की देश भर में स्थापना कर उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। और गांधी जी भी इसी प्रकार के जो आर्थिक स्वायत्तता या एक प्रकार से देखा जाए तो आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद के लिए गांधी जी की भी विचारधारा यही थी। जयप्रकाश समाजवादी समाज की स्थापना के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधनों के प्रयोग को जो है आवश्यक नहीं मानते थे और आप जान लीजिए कि वे अहिंसक जन आंदोलन के माध्यम से समाजवाद की स्थापना का विचार प्रकट करते हैं। समाजवाद की सफलता के लिए जयप्रकाश ने व्यक्ति की इच्छाओं को सीमित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। और आप जान लीजिए कि शोषित वर्ग द्वारा शोषण का विरोध सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करके एक शोषण विहीन समाज की स्थापना करने का प्रयास करता है। और दोस्तों, जयप्रकाश नारायण का मानना था कि समाजवादियों द्वारा वर्ग संघर्ष के माध्यम से शक्ति पर नियंत्रण करके और समाजवादी कार्यक्रम क्रियान्वित करके, यानी एक क्रांति के द्वारा और दूसरा लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद की स्थापना हो सकती है, किंतु लोकतांत्रिक पद्धति द्वारा समाजवाद की स्थापना वहीं पर संभव है जहां राजनीतिक लोकतंत्र पूर्णतया स्थापित हो चुका है और श्रमिक वर्ग ने एक शक्तिशाली राजनीतिक दल बनाकर कृषकों और निम्न मध्यम वर्ग को अपने अधीन कर लिया हो। तो संक्षेप में अगर आप जानें तो समाजवाद के संबंध में जो जयप्रकाश नारायण का क्रांतिकारी समाजवाद के स्थान पर लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के ये इच्छुक हैं, लेकिन उनका कहना है कि समाजवाद भारतीय संस्कृति की विरोधी नहीं है। भारतीय संस्कृति के मूल्यों को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए भी हम देश में समाजवाद ला सकते हैं, क्योंकि समाजवाद समानता पर बल देता है और शोषण मुक्त समाज की स्थापना पर बल देता है और ये व्यवस्था जो है भारतीय संस्कृति में पहले से व्याप्त है।
समाजवाद के बाद आइए सर्वोदय के बारे में जान लेते हैं, जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय संबंधी विचारों के बारे में। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण गांधी जी और विनोबा भावे द्वारा प्रतिपादित सर्वोदय के दर्शन में विश्वास करते थे। सर्वोदय का अर्थ सभी का कल्याण करना है, यानी सर्व प्लस उदय, सभी का उदय, उत्थान या सभी का कल्याण। दोस्तों, सर्वोदय समाज के सभी वर्गों, विशेषकर निर्बल वर्गों के कल्याण का लक्ष्य सामने रखता है और जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय के अंतर्गत मार्क्स के वर्ग संघर्ष की धारणा के स्थान पर वर्ग सहयोग की धारणा में विश्वास किया है। सर्वोदय का विचार राज्य को बल प्रयोग, आतंक और हिंसा का अस्त्र मानते हुए उसकी भूमिका को धीरे धीरे समाप्त करके स्वराज या व्यक्ति के आत्म अनुशासन को बढ़ावा देना चाहता है। और सर्वोदय के इस विचार को व्यवहारिक रूप देने के लिए जयप्रकाश नारायण ने ग्राम पुनर्गठन का विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत गांव को स्वशासी और आत्मनिर्भर इकाई बनाने का विचार इन्होंने प्रस्तुत किया था। सर्वोदय के 5 आधार माने गए हैं जयप्रकाश नारायण के द्वारा। पहला, जाति रहित और वर्ग रहित समाज की स्थापना। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र में स्वतंत्र और कुशल प्रशासन। तीसरा, सामाजिक व्यवस्था का आधार विकेंद्रीकरण होना चाहिए। चौथा है कि समस्त शक्ति जनता को प्राप्त होनी चाहिए। और पांचवा ये है कि अधिकारी वर्ग द्वारा अपने आप को जनता का स्वामी नहीं बल्कि सेवक समझना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हैं जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय संबंधी। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सर्वोदय सामाजिक परिवर्तन लाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ये सामाजिक क्रांति का एक जो है ठोस सुझाव है। इसमें समाजवाद की स्थापना के अधिकांश कार्यक्रम शामिल हैं। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने इसके लिए जो है विकेंद्रीकरण, बैंक और बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण तथा सार्वजनिक राजस्व का 50% भाग ग्राम पंचायतों द्वारा खर्च किए जाने की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था। और जयप्रकाश नारायण के अनुसार ग्राम पंचायतों को फिर से सबल बनाने और बहुमत से निर्णय के स्थान पर सर्वसम्मत निर्णय को अपनाने का कार्य किया जाना चाहिए। सभी की भूमिका जब समाज में और राजनीति में रहेगी तो सभी का उत्थान यानी सर्वोदय हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण विचार है जयप्रकाश नारायण का, लोकतंत्र में दल विहीन लोकतंत्र संबंधी विचार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए दल विहीन लोकतंत्र का विचार प्रस्तुत किया था। दल विहीन लोकतंत्र का मतलब ये है कि आधुनिक लोकतंत्र पर उन्होंने तीव्र प्रहार किया। उनका मानना था कि आधुनिक लोकतंत्र समस्याओं से ग्रस्त होने के कारण जो उसका मूल लक्ष्य है जनता का कल्याण, वो करने से भटक गया है। तो इसको जनता के कल्याण पर राजनीति के फोकस करने के लिए या राजनीति का मुख्य लक्ष्य जनता का कल्याण निर्धारित करने के लिए उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण का कहना है कि जो प्रमुख समस्याएं हैं राजनीति में, उसमें दलगत राजनीति, सत्ता राजनीति, वर्तमान समय की चुनाव व्यवस्था और सत्ता का केंद्रीकरण है। दोस्तों, राजनीतिक विचार में जो जयप्रकाश नारायण का दल विहीन लोकतंत्र का विचार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि वे दलगत राजनीति को जनता की असहाय स्थिति का कारण मानते थे। बहुसंख्यक दल शक्ति अपने हाथ में केंद्रित करके लोकतांत्रिक शासन के स्थान पर स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करते हैं, इसलिए वो दल को अनावश्यक मानते थे और दल विहीन राजनीति का विचार उन्होंने दिया है। उनका कहना था कि वर्तमान निर्वाचन पद्धति के स्थान पर जनता द्वारा स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष मनोनयन होना चाहिए। ग्राम सभाओं द्वारा मतदाता परिषदों को चुना जाए। मतदाता परिषद उम्मीदवारों का चुनाव करें और जिसे बहुमत प्राप्त हो उसे राज्य अथवा केंद्र की विधायिका के लिए निर्वाचित माना जाए। और इसी आधार पर जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि आज का भारत का लोकतंत्र नहीं बल्कि दलतंत्र है, जहाँ पर धन, संगठन और प्रचार पर आधारित राजनीतिक दल लोगों पर शासन करते हैं। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण आधुनिक निर्वाचन पद्धति के भी विरुद्ध थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि ये निर्वाचन जनता को कोई नियंत्रणकारी सत्ता नहीं सौंपते हैं। दल विहीन लोकतंत्र का आशय क्या है?
तो आप जान लीजिए दल विहीन लोकतंत्र से जयप्रकाश नारायण का आशय है सर्वोदय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सभी दलों को आमंत्रित किया जाएगा, जहां पर वे अपने अपने विचारधारात्मक मतभेदों को भुलाकर इस कार्य में सहयोग देंगे और आगे चलकर भिन्न भिन्न दलों के रूप में अपनी पहचान को मिटाकर एक सर्वसम्मत राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वीकार करके मिलजुल कर उसे पूरा करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जयप्रकाश नारायण का दल विहीन लोकतंत्र संबंधी विचार। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के अनुसार लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि व्यक्ति राज्य पर कम से कम निर्भर रहे। लोकतंत्र के पूर्ण विकास के लिए ये जरूरी है कि जनता विभिन्न प्रकार के आर्थिक और सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक कार्यों में भाग ले और ऐसी लोक संस्थाओं की स्थापना की जाए जिसमें व्यक्ति आत्मनिर्भर होकर स्वयं अपने कार्यों और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कटिबद्ध हो। इसके लिए श्रमिक संगठन जो है की स्थापना की जाए, गांव में सहकारी समितियों की रचना की जाए और युवा वर्ग और बालकों को स्वैच्छिक संघों द्वारा सेवा करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसमें किसी एक दल की नहीं बल्कि सभी दलों की भूमिका होनी चाहिए ताकि दलबंदी जैसा जो दलबंदी या एक दल के प्रभुत्व जैसी जो स्थिति है वो समाप्त हो सके। अब आइए लास्ट में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति या टोटल रिवॉल्यूशन संबंधी विचार को देखते हैं, जिसको समग्र क्रांति की अवधारणा कहा जाता है। दोस्तों, जयप्रकाश ने समग्र क्रांति की धारणा का प्रतिपादन किया। समग्र क्रांति लाने में युवा पीढ़ी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो संपूर्ण क्रांति से आशय व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन यानी आमूलचूल परिवर्तन लाना और ऐसी व्यवस्था की स्थापना से है जो सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित है। संपूर्ण क्रांति की संकल्पना इस धारणा में विश्वास करती है कि केवल शासन व्यवस्था को बदल देने या एक सरकार की जगह दूसरी सरकार स्थापित कर देने भर से समाज का उद्धार नहीं होगा, बल्कि इसके लिए संपूर्ण समाज व्यवस्था को बदलना होगा। समाज से सामाजिक भेदभाव और आर्थिक विषमता को मिटाना होगा, तभी जो है शासन या जो समाज है उसको समानता पर आधारित समाज कहा जा सकता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि समग्र क्रांति केवल समाज की बाह्य संरचना में परिवर्तन लाना नहीं बल्कि मानवीय चेतना में भी परिवर्तन लाना है, सार्थक परिवर्तन लाना है। और समग्र क्रांति में मिश्रित अर्थव्यवस्था को जरूरी माना गया है। समाज का संपूर्ण ढांचा बदलना होगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन लाने होंगे, भ्रष्टाचार समाप्त करना होगा, सरकार को समाज में फैली जो भी अनीति या न्याय अत्याचार है उसके लिए संघर्ष करना होगा। और बिहार आंदोलन के समय अपने एक भाषण में जेपी ने कहा था कि मैं इस आंदोलन को क्रांति के रूप में देखता हूँ। समाज में आमूलचूल परिवर्तन हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक शैक्षणिक जो बुराइयां हों वो समाप्त हों और हम एक नया समाज चाहते हैं जो आज के समाज से बिल्कुल भिन्न हो। हम ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें सब सुखी हों, जो आर्थिक परिवर्तन हो उसका फल ये हो कि जो सबसे नीचे के लोग हों, चाहे वो खेतीहर मजदूर हों, भूमिहीन हो, मुसलमान हो, हरिजन हो, आदिवासी, ये सबसे नीचे हैं, उनको सबसे पहले उठाना चाहिए या उत्थान करना चाहिए। संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने युवाओं का आह्वान किया, क्योंकि संपूर्ण क्रांति को संचालित करने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बड़े मनोयोग से ये समझाने का भी प्रयत्न किया कि जो संपूर्ण क्रांति है वो शांतिपूर्वक लानी है और समाज की लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति को कोई हानि नहीं पहुंचाना है। संपूर्ण क्रांति से जयप्रकाश का तात्पर्य हमारी सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत मूल्यों का विनाश नहीं था। उनका ये कहना था कि समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हर जगह परिवर्तन हो, लेकिन अतीत से सूत्र तोड़कर नहीं। जयप्रकाश के अनुसार संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए जो उपाय होने चाहिए उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र को उसकी वास्तविक शक्ति लौटाना, जनशक्ति को जागृत करने की आवश्यकता और अनीति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना, ये संपूर्ण क्रांति की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। जयप्रकाश के समग्र क्रांति का जो अभीष्ट लक्ष्य था वो प्राप्त नहीं हो पाया।
उन्होंने अस्वस्थ होते हुए भी सारे देश में प्रयास किया और संपूर्ण क्रांति की अवधारणा का स्वरूप लोगों को समझाया। इससे देशव्यापी आंदोलन पैदा हुआ और बड़ी आशाओं और आकांक्षाओं का उदय हुआ। दोस्तों, केंद्र और राज्य में जनता सरकार की स्थापना के बाद और जयप्रकाश जी के स्वास्थ्य में अधिक ह्रास होने के कारण समग्र क्रांति की गति अवरुद्ध हो गई। फिर भी उनकी समग्र क्रांति की धारणा में राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के बीज विद्यमान हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक चिंतन हमेशा गतिशील रहा है। प्रारंभ में वे मार्क्सवाद से प्रभावित रहे, आगे चलकर गांधीवादी समाजवाद के पक्षधर दिखाई देते हैं। स्वाधीनता के बाद उन्होंने सर्वोदय और भूदान आंदोलन का समर्थन किया, तो जीवन के अंतिम समय में उन्होंने बिहार में जन आंदोलन का श्री गणेश करके समग्र क्रांति का आह्वान किया। उनका मुख्य उद्देश्य समाजवाद का जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है उसके संदर्भ में समाज में समानीकरण और अर्थव्यवस्था का लाभ सभी को हो, इस पर सर्वाधिक बल दिया है। दोस्तों, आलोचकों के अनुसार कुछ आलोचनाएं भी हैं। आलोचक कहते हैं कि जेपी के विचार प्रेरणादायी हैं, फिर भी इनको हम व्यवहारिक नहीं कह सकते हैं। और एक जेपी के विचारों का मूल्यांकन करते हुए एक लेखक हैं प्रोफेसर बिमल प्रसाद, वो कहते हैं कि उन्हें भारत में पैदा हुए राजनीतिक चिंतकों में महानतम की संज्ञा दी जानी चाहिए। उन्होंने 25 वर्षों तक भारतीय समाजवादी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और उनके विचारों की अपील किसी भी सूरत में भारत तक सीमित नहीं है। और आप जान लीजिए, समाजवादी दर्शन के लिए भारत में किए गए उनके प्रयासों के आधार पर प्रोफेसर बिमल प्रसाद उन्हें भारतीय समाजवादी दर्शन के मानस पिता की संज्ञा देते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। प्रमुख भारतीय राजनीतिक समाजवादी चिंतक और विचारक जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के जीवन परिचय, राजनीतिक विचार, जिसमें हमने उनके सर्वोदय, लोकतंत्र और संपूर्ण क्रांति संबंधी विचारों को कवर किया। ये सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य और विचार हैं, स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ राजनीति विज्ञान विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।